नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। भारत लाइव के शो रातों रात में आप जुड़ चुके हैं। आज हम महागठबंधन पे बात करने वाले हैं। महागठबंधन में कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जो पहले बात चल रही थी कि एनडीए से वो आगे चल रही है, क्लैरिफिकेशन वहाँ मिल रहा है सीट शेयरिंग को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें क्लियर अभी तक नहीं हुई हैं, वो अभी भी अटक के ही रह गई हैं। रालोसपा, जिसके मुखिया कह लीजिए उपेंद्र कुशवाहा हैं, वो कहीं ना कहीं यही बातों को लेकर आगे आ रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि सीटों को लेकर वो अभी भी क्लियर नहीं है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस जो 2019 में उनके साथ हुआ था वो फिर से रिपीट करना नहीं चाहते हैं। इन्हीं वजह से वो भी चाहते हैं कि सीटों को लेकर वो उनको क्लैरिटी मिल जाए। लेकिन जो मुखिया जो हैं, या क्यों कह लीजिए जो सबसे बड़े मुखिया राजद तेजस्वी यादव, वो चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहे हैं। इस पर हम एक विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इन सब के बारे में हम जानेंगे क्या है क्या नहीं, वो तो आपको बाबा बताएंगे। तो आइए जानते हैं बाबा से क्या कुछ है। बाबा बताइए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आखिर सीटों को लेकर अभी भी सामंजस्य नहीं बैठ रहा है लोगों में। प्रिया, क्यों ऐसा हो रहा है इसका जवाब तो वो घटक दल के नेता देंगे जी। लेकिन जो हमारी बातचीत हो रही है, आप भी लगातार कई नेताओं से बातचीत की, कल आप RLSP में भी गई थी, वहाँ आपने ऑफ द रिकॉर्ड ही बहुत सारी बातें उपेंद्र कुशवाहा से भी की, उनके पार्टी के मेंस थे और भी लोग थे, सब लोगों से बातचीत हुई। जैसा कि बातचीत आप हमारे और भी रिपोर्टर्स जो हैं वो VIP में भी गए थे। मुकेश सहनी से हमारी बात हुई, राजीव मिश्रा से हमारी बात हो रही है, माधव आनंद से हम लगातार बात कर रहे हैं। इसके बाद और भी कई लोगों से हमारी बातचीत लगातार हो रही है। और इन बातचीत के दौरान जो बातें सामने निकल करके आ रही है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस के भी मदन मोहन झा से हमारी बात संपादक नमन मिश्रा जी की हुई थी। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जिनसे हमारी बातें हुई थी। लेकिन कहा जा रहा था कि महागठबंधन के अंदर जब से जीतन राम मांझी बाहर गए हैं तब से स्थितियां सामान्य नजर आ रही हैं, चीजें बिल्कुल ही एकदम शांत नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तय है अंदर ही अंदर। लेकिन कहते ना हुआ कि समुद्र में जो शांति रहती है वो तूफान के पहले की होती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और जो चीजें मैं देख पा रहा हूं, जो भाव था जब आप इंटरव्यू ले रही थी आप लोग, तो जो भाव था उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पे, वो भाव बहुत कुछ कह रहा था। वो भाव ये कह रहा था कि उनकी चिंताएं हैं। हम इसको बेचैनी नहीं कहेंगे, हम इसको चिंता कहेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति, एक पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उनकी चिंताएं होती हैं कि आने वाले चुनाव में वो अपने लोगों को कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे, अपनी पार्टी का कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे और आम जनता के साथ कनेक्टिविटी कैसे करेंगे। प्रिया, जिस तरह से आप बातें कर रही थी और मैंने जो देखा, पूरा का पूरा एपिसोड मैंने देखा, और इसलिए देखा कि मुझे इस एपिसोड में से हम उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे को भांपना था कि उपेंद्र कुशवाहा कह क्या रहे हैं, उनके चेहरे क्या कर रहे हैं। लेकिन बड़ा ही स्पष्ट तरीके से उन्होंने आपकी बातों का जवाब दिया और उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि अब हम देर हो रहे हैं जी। जैसा कि 2019 के चुनाव में हम लोगों ने एक देर कर दिया था, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा जी। अब आने वाले समय में, आने वाले चुनाव को लेकर के यदि हम जल्दबाजी नहीं करते हैं, चीजों को जल्दी समेटते नहीं हैं, तो बिखरने का अंदेशा है। जब से खास करके जीतन राम मांझी महागठबंधन से गए हैं, तब से हमने भी, और आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने भी ये बातें कही थी कि 5 पांडवों में से एक हटने के बाद स्थितियां अब सामान्य लग रही हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते थे जी। वो बार बार जो बातें करते थे उसे लेकर के महागठबंधन में कहीं ना कहीं बिखराव हो जाता था। लेकिन अब स्थिति यह है कि आखिर कांग्रेस, VIP, RLSP मिल करके क्यों नहीं समझा पा रही है RJD को। तो इसके पीछे 2-3 कारण नजर आ रहे हैं। सिंपल सा कारण नजर आ रहा है कि ये 243 का जो तिलिस्म है, इसे तोड़ना है। और ये कैसे टूटेगा, इसमें 2 बात जो सबसे मुख्य नजर आ रही है। उसमें पहली बात तो ये नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये वेट किया जा रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि एनडीए में क्या होता है, चिराग पासवान क्या फैसला करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेती हैं और नीतीश कुमार के हिस्से में कितनी सीटें जाती हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है बाबा कि हर पार्टी चाहेगी कि वो लीड लेना चाहती है। कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को लेकर आपस में जो चल रहे हैं उलटफेर, वो इसी वजह से हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं कि हर कोई चाह रहा है कि वो अपने मन मुताबिक जाए, लेकिन वो चीजें होंगी कैसे। आप अब इतना बात समझ लीजिए कि अभी हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र है उसमें गठबंधन की राजनीति के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल।
ये एक नए तरह की धारा चल गई है जहां ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में सरकार को बदलना चाहिए, जिससे कि चीजें बदलती हैं और विकास के कई आयाम, नए रास्ते खुलते हैं और नई नई बातें सामने आती हैं। अब 243 का जो तिलिस्म है उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि बातें कहां अटक रही हैं, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा था कि आखिर महागठबंधन में सब कुछ होने के बाद बातें, चीजें कहां अटक जा रही हैं। कहीं ना कहीं बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि वो एनडीए से कहीं ना कहीं लीड ले रही है, वो जो चीजें जो आगे स्पष्ट होना चाहिए वो आगे स्टेप ले रही है। तो ये अटकाने वाली बात जो है, भटकन वाली बात जो है, इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो आपको याद होगा कि ये बातें शुरू से ही कही जा रही हैं, हम लोग भी कर रहे हैं और भी जगह आपको चर्चा में, राजनीतिक गलियारे में भी इस बात की चर्चा होगी कि इस बार आरजेडी जो है 2015 वाली गलती नहीं दोहराएगी, यानी कि आधा आधा 50-50 का फॉर्मूला नहीं तय करेगी, 101 पर नहीं लड़ेगी। जी बिल्कुल। अगर 101 से ज्यादा सीटों पे लड़ी होती, 140-50 सीटों पे लड़ी होती, तो हो सकता है कि स्थितियां कुछ अलग होती। जी बिल्कुल। इसलिए वो पहले चाहती है कि हम अपने लिए सुरक्षित स्थान कर लें और जब चुनाव हो उसके बाद यदि महागठबंधन उस स्टेज में हो जब समझौता कहीं करने की जरूरत पड़े तो समझौता करने में आरजेडी बड़े भाई के रोल में हो और उसे किसी की मुश्किल का सामना नहीं कर पड़े, एक दूसरा नीतीश जी पैदा नहीं हो जाए जो महागठबंधन से एनडीए की तरफ शिफ्ट हो जाए और सरकार एनडीए की बन जाए। जी बिल्कुल। अब इन सब चीजों को लेकर के 140 से लेकर के 160 सीटों के बीच में हम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए 140 से कम में आरजेडी समझौता नहीं करने वाली है, तो बाकी के बचते हैं 103 सीट। 103 सीटों में अब किसे क्या बांटा जाएगा, चीजें यहीं आकर अटकती हैं। कांग्रेस कम से कम 60 से 80 सीटों का डिमांड कर रही है, जो कि संभव नहीं है। जी। जब 140 सीटें आप आरजेडी को दे रहे हैं तो संभव नहीं है, क्योंकि आपके साथ और भी साथी दल हैं। वहीं अगर बात करें आरएलएसपी की, तो आरएलएसपी का 25 से 35 सीटों पर अपनी दावेदारी हो रही है कम से कम। अब ये स्थिति कैसे होगी और कैसे इसे पूरा किया जाए, ये भी संभव नहीं है, लॉजिकली तो संभव नहीं है। जी। इसके बाद अगर बात करें वीआईपी की, तो उन्हें भी 25 से 30 सीटें चाहिए और लॉजिकली ये भी संभव नहीं है। हालांकि मुकेश सहनी से जब बातचीत हो रही थी तो मुकेश सहनी ने साफ तौर पे संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि मैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। जी। लेकिन साथ में एक प्रतिबद्धता उनकी और झलक रही थी जी। कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका जो प्रतिनिधित्व है, उनके पास जो वोट बैंक है, अगर उसे ट्रांसफर कर देते हैं तो उप मुख्यमंत्री का एक पोस्ट उन्हें मिल सकता है। खैर ये बातें तो अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ साथ अब लेफ्ट की भी बात है कि लेफ्ट को कैसे इसमें, वाम दलों को कैसे इसमें समाहित किया जाए। तो वाम दल भी 2, 4, 5 सीटों में समझने वाले नहीं है। जी बिल्कुल। इसमें एक और बात खास करके आरजेडी और महागठबंधन की अच्छी हुई है कि समाजवादी पार्टी ने बिना शर्त आरजेडी को समर्थन की बात कह दी है। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मैं आरजेडी का बिना शर्त समर्थन करता हूं, अगर हमें सीटें दे या न दे। तो एक तो वहां 2-3 सीटें जो उधर जानी थी वो बातें बच जाती हैं। अब लेफ्ट को कैसे समझाया जाए, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है और इन्हीं बातों पर चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि हमने एक खबर किया था जिस खबर में हमने स्पष्ट तौर पर बताया था कि लेफ्ट में वो मादा है कि उसके वोट जो है शिफ्ट होते हैं। आप मुकेश सहनी पर बात कर सकते हैं, आप उपेंद्र कुशवाहा को कह सकते हैं कि वो अपनी वोटें शिफ्ट नहीं किए, उनके वोटें बट गए, लेकिन वाम दलों के वोट बटते नहीं हैं, वो कैडर वोट कहलाते हैं। जी बिल्कुल। और वो वोट जो अगर महागठबंधन की तरफ आ जाता है तो निश्चित रूप से महागठबंधन को फायदा मिलेगा। और आपको पता है कि अब जो चुनाव होते हैं उसमें 2%, 3%, 4% वोट जो है वही निर्णायक वोट होते हैं और लेफ्ट के पास 10% के आसपास वोट है, कैडर वोट। अब इन सब स्थितियों में मेन जो मुद्दा है वो 103 सीटों का या 100 सीटों का है। इन 100 सीटों में बाकी के लेफ्ट को, वीआईपी को, कांग्रेस को और आरएलएसपी को कैसे समझा देते हैं, कैसे सामंजस्य बैठाया जाता है, यही मुद्दा चल रहा है और इसी का सब मगजमारी कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या आरजेडी अपने 140 के फॉर्मूला से थोड़ा नीचे आती है, और यही वो दबाव है जो बनाने का प्रयास बाकी के दल कर रहे हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवारी भी चाहिए तो उन्हें सीटों का त्याग करना पड़ेगा, और यहीं जाकर के बातें जो है अटक रही हैं। देखना होगा कि लालू प्रसाद पूरी तरह से महागठबंधन का जो बागडोर संभालने वाले हैं वो बागडोर कब संभालते हैं, और बागडोर संभालते हैं तो क्या फैसला करते हैं, यहीं पर सारी बातें आकर के अटक गई हैं और ये जल्दी ही क्लियर हो जाएगी, ऐसा हम भी अनुमान लगा रहे हैं। जैसा कि आपसे बातचीत करते हुए
उपेंद्र कुशवाहा ने कल कहा था, और 2 दिन पहले मुकेश सहनी ने और राजीव मिश्रा ने कहा था। माधवानंद से जब हमारी बात हो रही थी उन्होंने भी यही बातें कही थी कि सब कुछ भीतर खाने में तय है, बस सिर्फ उसे सामने मीडिया के रख देना है और बातें क्लियर हो जाएंगी। कहीं ना कहीं एक हरी झंडी दिखाने वाली बात है, जो कि लालू प्रसाद यादव के वेट किया जा रहा है। जी हाँ, तो सुना आपने कि बाबा ने कहा बताया कि 140 से 150 सीटें जो है आरजेडी चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाकी जो घटक दल है, बाकी उनके साथी दल है, वो कहीं ना कहीं इन बातों पर आके अटके हुए हैं कि अगर आपको मुख्यमंत्री पद भी चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको सीटों का थोड़ा सा तो सीटों में थोड़ी कमी तो करनी ही होगी। लेकिन बात यह है कि क्या वो अपनी सीटें जो 140-50 वो कह रहे हैं वो कम करते हैं या फिर उन सीटों पर ही लड़ते हैं। लेकिन इसको हरी झंडी दिखाएंगे लालू प्रसाद यादव, वेट तो उन्हीं का बस किया जा रहा है। तो ऐसे ही आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपके पास जो भी जानकारी हो अपनी बातें भी रख सकते हैं। आपसे जुड़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप जुड़ सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आपकी बातें हों। साथ ही आप हमें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।